सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु एवं धातु, जिसका हम लोग पिछले क्लास में अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल किए थे। अगर ये वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जरूर देखिएगा। आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है धातु एवं अधातु में एक अंतर बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का आंसर लिख लीजिएगा, धातु अधातु। ठीक है, यहाँ पे एक ही बोला है, तो धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं। जो धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे हम लोग। धातु के बातम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, धातु के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण धातुएं इलेक्ट्रॉनिक होती है। जिसके कारण धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाते हैं। देखिए, अगर धातुएं के बातम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो हमेशा क्या करता है? देने का इच्छा रखता है। ठीक है, त्याग करने का। और वहीं पे अगर इसके पास 6, 7, 8, 6, 7 रहेगा तो वो पूरा करने, अष्टक को पूरा करना चाहता है, 8 बनाना चाहता है, तो लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे धातु के बातम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण धातुएं इलेक्ट्रॉनिक होती है, जिसके कारण धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बन जाते हैं। एवं धातु में अनेक स्वतंत्र पूर्वक गतिशील होते हैं। ठीक है, जिससे धातुओं में आवेश का स्थानांतरण आसानी से होता है। यही कारण है कि विद्युत जो होता है, विद्युत का सुचालक होते हैं। कौन? धातु। क्योंकि इसमें अनेक गतिशील कण होता है, जिसके कारण आवेश का स्थानांतरण आसानी से होता है। जब आवेश का स्थानांतरण आसानी से होगा तो विद्युत धारा का संचालन होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है धातु की तन्यता और आघातवर्धता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तन्यता यानी तीरना, आघातवर्ध यानी पीटना। चलिए इसका फटाफट जानते हैं। तो तन्यता का यहाँ से हम लोग लिखेंगे, किसी धातु के तार को बल लगाकर खींचने से उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। इसी गुण के धातु की तन्यता कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी धातु को बल लगाकर अगर खींचते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसी को हम लोग तन्यता कहते हैं। नाम ये तन्यता है, तन्यता यानी तीरना। उसके बाद आघातवर्ध था, तो इसे डैश देके लिखेंगे, किसी धातु की सतह पर आघात करने से उसकी सतह के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि आघातवर्ध कहलाता है। देखिए, नाम है आघातवर्ध, आघात मतलब घात देना यानी पीटना। तो किसी धातु की सतह को आघात करने मतलब पीटने से उसकी सतह के क्षेत्रफल में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि को आघातवर्ध कहलाता है। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, रटिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, फोर्थ नंबर है द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो यहाँ पे जानेंगे द्विधर्मी ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड, दोनों एक ही को बोला जाता है। वहां पे एग्जाम में आपको आ भी सकता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, तो समझिएगा द्विधर्मी। जब किसी धातु के ऑक्सीकारक अम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, इसका नाम है द्विधर्मी यानी दोनों से। जब किसी धातु के ऑक्साइड अम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया करते हैं तो उसे धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे HCl हमारा क्या है? अम्ल है। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। तो ये दोनों से अभिक्रिया क्या है? ठीक है, तो ऐसे पदार्थ हम क्या कहेंगे? उभयधर्मिक ऑक्साइड। आता भी है कि उभयधर्मिक ऑक्साइड या द्विधर्मी ऑक्साइड का, ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया लिखे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। 5 नंबर देखिए, ग्रेफाइट अधातु होते हुए कौन से धातुएं गुण प्रदर्शित करता है। तो लिखेंगे ग्रेफाइट में धातुएं गुण मौजूद है क्योंकि उसमें चमक होती है। ठीक है, ग्रेफाइट में धातुएं गुण मौजूद है क्योंकि उसमें चमक होती है और वह विद्युत धनात्मक होते हैं। हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, लेकिन उसमें धातु गुण मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि उसमें चमक पाई जाती है। अधातु को जानते हैं, धातु में चमक पाई जाती है। देखिए, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत एवं उष्मा का चालन करता है, अतः यह एक सुचालक भी है। ऑब्जेक्टिव आपको आएगा कि एक धातु का नाम बताए जो विद्युत धारा का प्रवाह करता है, यानी विद्युत का सुचालक हो, तो वहां पे टिक लगाइएगा किसका? तो ग्रेफाइट का। 6 नंबर देखिए, आर्गन के 2 परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु Ar2 क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है, आर्गन के 2 परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु क्यों नहीं बनाते हैं। तो देखिए इसका आंसर, आर्गन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, जब अक्रिय गैस है तो आपको पता होगा कि अक्रिय गैस कितना हमारा है? 5, 6। तो अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसका अष्टक पूरा रहता है। अक्रिय गैस का अष्टक पूरा रहता है, इस कारण किसी से संयोजक या बंधन नहीं बनाता है, अतः यह परमाणु के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, ये अणु के रूप में टूटेगा नहीं।
क्योंकि आर्गन है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के मतलब कि ये किसी से क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका अष्टक पूरा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अक्रिय गैस है। समझिए कि किसी कोई कौमा में व्यक्ति है, तो उसके सामने आप किसी परी को भी ले आइएगा तो बताइए उसका शरीर में कोई होगा परिवर्तन? नहीं, वो सीधा पढ़ते रहेगा, टुक टुक दिखता रहेगा। समझिए, तो उसी प्रकार आर्गन है जो अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब किसी से क्रिया नहीं करता है, और नहीं करने के कारण इसका अष्टक पूरा रहता है। तभी तो इसको एक कॉलम में रखा गया अक्रिय गैस को। 7 नंबर देखिए, परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है, आपको बताना है। तो इसका बहुत ही सिंपल है, लिखेंगे परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, जबकि आयन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु प्राय विद्युत उदासीन होते हैं, आयन प्राय आवेशित होते हैं। ठीक है, आवेशित मतलब प्लस माइनस का चिन्ह रहता है, और ये हमेशा उदासीन होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर कर दीजिएगा। 8 नंबर देखिए, सहसंयोजन बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं, आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, सहसंयोजन बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एकल सहसंयोजन बंधन, जिसमें परमाणुओं के बीच एक बॉन्ड बनता है। सिंपल याद रखेंगे कि जो परमाणु के बीच, ठीक है, एक बॉन्ड बनेगा हम लोग क्या कहेंगे, या किसी यौगिक के बीच एक बॉन्ड बनेगा तो उसे एकल सहसंयोजन बंधन। द्वि सहसंयोजन बंधन, ठीक है, आप लिख लीजिएगा द्वि सहसंयोजन बंधन, यानी ऑक्सीजन परमाणु के बीच कितना बंधन बनता है, के बॉन्ड बनता है, 2 बॉन्ड, तो उसको द्वि। और त्रिक सहसंयोजन बंधन, त्रिक सहसंयोजन बंधन किसको कहेंगे, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जितना बॉन्ड की संख्या होता है उतना सहसंयोजन बंधन कहलाता है। तो एकल में 1, द्विक में 2 और त्रिक में 3। 10वां नंबर देखिए, सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं। 9 नंबर पहले देख लीजिए, आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है। तो इसका आंसर यहाँ से हम लोग लिखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं एक सहसंयोजन यौगिक है जिसमें कार्बन क्लोरीन के एक अणु इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करता है, जिसके कारण कार्बन एवं क्लोरीन के अणु, देखिए जिसमें साझेदारी होता है वही यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। एक अणु आपस में मजबूत वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिसके कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी कम होती है। ये आपस में सभी जो रहता है मजबूत से बंधे होते हैं, जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी कम होते हैं। इसी कारण कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि इसमें गतिशील कण बहुत कम होते हैं, जिसके कारण विद्युत का स्थानांतरण आसानी से नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी कम होती है, इसी कारण कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है। अब 10 नंबर देखिए, सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, क्यों? तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड सहसंयोजक यौगिक है। तो सोडियम क्लोराइड के जल में घुलने के कारण जल के अणु NaCl जैसे यौगिक में विद्यमान आयनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिससे NaCl में उपस्थित आयनों के बीच आकर्षण बल कमजोर होकर टूट जाता है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में ऐसा नहीं होता है। 11 नंबर देखिए, CH4 और CO2 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखना है आपको। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, CH4 तो आप बनाना सीख जाइएगा। CH4 यानी मीथेन होता है। तो C जो है वो कितना हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, 4 से, तो 4 को हाइड्रोजन लिख दिए। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो C कार्बन है वो कितना इसका संयोजकता होता है, तो इसका संयोजकता 4 ठो होगा, तो एक ठो हम इसका लिख देते हैं 1 2 3 4, जबकि हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको कटकुट से दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब इसको संरचना बनाने के लिए इस प्रकार कुछ घेर देंगे हम लोग, सभी आपस में 2 2 को, और इसका 4। ये हो गया हम लोग का संरचना। इसी प्रकार CO2 है, यानी C कितना है बताइए, 1 ठो, O कितना है तो 2। तो जो ऑक्सीजन होता है उसके बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कार्बन के बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 रहता है। तो इसको हम लोग पहले इसका अष्टक पूरा कर लीजिए, 2 2 4, और इसको 2 ठो यहाँ पे दे देते हैं 6। इसका भी देखिए 2 इधर 2 4, और यहाँ भी या यहाँ लिख सकते हैं आप। कार्बन का 6 कर देते हैं कटकुट, सॉरी कार्बन के 4 होता है। अब इसके देखिए हमको सबसे पहले ये घेरना होगा, और यहाँ से ये बन गया हम लोग के कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना।
तो ये आप बना सकते हैं, खाली आपको याद करना होगा कि बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। 12 नंबर देखिए, किसी रासायनिक यौगिक बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या भूमिका होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या भूमिका होती है बताना आपको। तो आप लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेकर तत्वों के साथ बंधन बनाकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेकर तत्वों का क्या करता है, बंधन बनाकर निर्माण करता है। 13 नंबर देखिए, किसी तत्व ए की परमाणु संख्या 12 है और दूसरे तत्व बी की परमाणु संख्या 17 है, तो ए और बी के संयोग बने यौगिक को सूत्र पर लिखना है आपको। तो ये बहुत ही सिंपल है। ए की परमाणु संख्या 12 है, यानी 12 किसकी परमाणु संख्या होता है आपको याद होगा, तो मैग्नीशियम की। और बी की परमाणु संख्या 17 है, तो 17 किसका होता है, क्लोरीन के। और ये दोनों अभिक्रिया कर लिया तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कर लिया। ठीक है, 14 नंबर देखेंगे, अमोनिया के अणु में कुल कितने सहसंयोजन बंधन है। इसी का ऑप्शन बी मतलब बी में दिया हुआ है, सोडियम के अणु कहना क्या सही है, सोडियम को अणु कहना क्या सही है। तो अमोनिया जो होता है उसका सूत्र होता है NH3। तो नाइट्रोजन है जो 3 बॉन्ड से घिरा हुआ है। ठीक है, अतः NH3 में 3 सहसंयोजन बंधन होते हैं, क्योंकि 1 2 3। ठीक है, और उसका ऑप्शन नंबर बी था जो अणु कहना सही है कि नहीं, तो इसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो सोडियम है वो बंध नहीं बनाता है। ठीक है, 15 नंबर देखिए, अमोनिया निम्नलिखित पदार्थों के बंधन प्रकृति पर प्रकाश डालना है। ठीक है, इसका तो हो ही गया। जल, नाइट्रोजन, आपको बताना है कि कौन में कितना बंध बन रहा है। तो पहला जल है, तो जल क्या है, H2O। तो मान लिया जाए हम लिखेंगे हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन 1, तो इसमें कितना बन रहा है बॉन्ड, 1 1 2। तो ये हो गया द्विबंधन। वैसे ही नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड बनता है, तो 3 बॉन्ड। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है 2, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है 3। थर्ड नंबर देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसके बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, तो इसको लिखेंगे द्विबंधन। यौगिक कैसा, तो सहसंयोजन यौगिक। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड में देखिए कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, यानी एक ही बॉन्ड बना है, तो ये एकल बंध है। एकल बंध यानी आयनिक बंधन। 16 नंबर देखिए, W, X, Y और Z परमाणु संख्या दिया हुआ है। तत्वों के निम्नलिखित युग में बने यौगिक का सूत्र लिखना, उनका विद्यमान बंधन प्रकृति होता है। बहुत ही सिंपल है, यानी W बराबर 7। ठीक है, तो आपको देखिए फटाफट समझ लेते हैं हम लोग। W बराबर 7, X बराबर 9, Y बराबर 10, Z बराबर ये दिया हुआ है। तो आपको पता करना होगा सबसे पहले कि W जो है यानी 7 परमाणु संख्या किसका होता है, तो हम लोग को पता है नाइट्रोजन। और ठीक है, देखिए W है, बाई है, तो बाई यानी 10 किसका होता है, तो फ्लोरीन के। ये दोनों क्रिया कर लिया तो NF3 नाइट्रोजन फ्लोराइड का निर्माण कर लेता है। ये दोनों के बीच कैसा बंध है, तो एकल बंध। इसी प्रकार सेकंड है X और बाई। तो X को हम लोग पता है, X के बारे में बताइए। X यहाँ पे देखिए 9, तो ये किसका होता है, फ्लोरीन का। देखिए 10 जो होता है वो नियॉन का होता है। ठीक है, एनी, तो आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे X है, तो X और कितना है 9, तो इसका फ्लोरीन होता है, और जबकि यहाँ पे नियॉन होना चाहिए था। और देखिए इसका W और Z, तो इसका सही है W, तो W बराबर क्या है 7, तो 7 परमाणु संख्या किसका होता है बताइए, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन हो गया। और Z बराबर कितना है 11, तो 11 होता है सोडियम का। तो ये क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट यानी एकल बॉन्ड बनाता है। देखिए यहाँ पे सही है। Y, तो Y क्या है हमारा नियॉन, और Z क्या है तो बताइए। तो Z की परमाणु संख्या था 11, 11 का सोडियम होता है। तो देखिए नियॉन जो है वो अक्रिय है। अक्रिय गैस कभी अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसका अष्टक पूरा होता है, तो इसीलिए ये अभिक्रिया नहीं करेगा। 17 नंबर उसी प्रकार बताना है कि X और Y तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में किसका है। जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, पहला 2 ये 8 अष्टक पूरा करने के लिए। तो आपको बताना है X और Y में, और इसके बीच बनने वाले बंधन की प्रकृति भी बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे 2 अच्छे 6 2 8 यानी किसका होता है, ऑक्सीजन का। यहाँ पे देखिए 8 8 16 16 17 18 18 और 2, तो 20 किसका होता है, कैल्शियम के। और कैल्शियम ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। तो इसमें कैसा बंध बनता है, एकल बंध। 18 नंबर देखेंगे, एक धातु A परमाणु संख्या 19 वाला क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर एक सफेद ठोस क्लोराइड बनाता है। चित्र की सहायता से A की अभिक्रिया को पूर्व पश्चात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाना है आपको। अब परमाणु संख्या 19 यानी 19 किसका तत्व होता है आपको याद करना होगा। तो 19 किसका होता है, पोटेशियम का। तो देखिए जो धातु है A उसका 19 परमाणु तो दिया हुआ है, तो ये पोटेशियम का K संकेत हो गया। और यहाँ पे क्लोरीन का 17 हो गया। ठीक है,
अब इसी के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका अभिक्रिया से पहले इसका परमाणु संख्या लिखना है तो 2 8 8 8 8 16 1 17 18 18 1 19। लेकिन यहाँ पे पश्चात जब अभिक्रिया कर लेता है तो इसका बचता है 2 8 8। क्योंकि आपको बताए थे कि 72 कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो हमेशा त्याग कर अस्थायी बनना चाहता है। अगर यहीं पे 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हमेशा 1 2 चाहेगा कि ले ले और अस्थायी बन जाए। ठीक है, क्योंकि हर मनुष्य अस्थायी बनना चाहता है। आप भी अगर पढ़ रहे हैं तो एक अस्थायी बनने के लिए ही। तो उसी प्रकार इसमें भी होता है कि अगर इसके 72 कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो देख कर अस्थायी बन जाता है।